The Indian Prime Minister put it aptly of late. He has said that BRICS is not an anti-Western group. It's just a non-Western group. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे। जब उनसे ब्रिक्स को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाक्य दोहराया। बोले, ब्रिक्स पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी देशों के बिना बना है। उनका स्टेटमेंट ऐसे वक्त आया है जब ब्रिक्स को G7 के प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश किया जा रहा है और 22 अक्टूबर से रूस के कजान में ब्रिक्स देशों की समिट शुरू हो रही है। पुतिन इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इस समिट में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस समय दुनिया भर में चल रहे अधिकतर बड़े विवादों में इन नेताओं की भूमिका है। इसके अलावा नए सदस्यों की एंट्री के बाद ये ब्रिक्स की पहली समिट होगी। जनवरी 2024 में ब्रिक्स ने 5 नए देशों को जोड़ा था, तब से इसे ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। तो आज हम जानेंगे ब्रिक्स प्लस की पूरी कहानी, कजान समिट में क्या खास हो रहा है और इस समिट में भारत का एजेंडा क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ब्रिक्स प्लस की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and itel. SLS और paraben gone, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। पहले बेसिक बातें। ब्रिक्स 5 देशों के नाम के पहले अक्षर से मिलकर बना है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इस संगठन का आइडिया 2001 में आया था। अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है गोल्डमैन सैक्स। फर्म के चेयरमैन जिम ओ नील ने ब्रिक का आइडिया दिया था। उनका मानना था कि विकासशील देशों का समूह पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकता है। 5 बरस बाद ये आइडिया धरातल पर उतरा। 2006 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली UNGA की बैठक हुई। इस दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने अनौपचारिक मीटिंग की। उन्होंने साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। फिर मई 2008 में रूस में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 2 महीने बाद 4 देशों के शीर्ष नेता जापान में मिले। G8 समिट के दौरान वहां ब्रिक बनाने पर सहमति बनी। मकसद था आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। – 2009 में रूस में पहली ब्रिक्स समिट हुई। 2010 में तय हुआ कि साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। 2011 में साउथ अफ्रीका ग्रुप का 5वां सदस्य बन गया। इस तरह ब्रिक बना ब्रिक्स। फिर 2023 में ब्रिक्स ने 5 नए देशों को शामिल करने का फैसला किया। इसे नाम दिया गया ब्रिक्स प्लस। अब ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। कौन कौन मेंबर हैं? भारत, चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, UAE, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट। कितना ताकतवर है ब्रिक्स प्लस? कुछ आंकड़ों से समझते हैं। कुल आबादी 3 अरब 50 करोड़, पूरी दुनिया का लगभग 45%, यानी दुनिया में मौजूद हर 100 लोगों में से 45 ब्रिक्स देशों में रहते हैं। 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन ब्रिक्स के सदस्य हैं। कुल क्षेत्रफल पूरी धरती का 30%। सबसे बड़े 10 देशों में से 4 ब्रिक्स में हैं। रूस पहले, चीन तीसरे, ब्राजील छठे और भारत 7वें नंबर पर है। ब्रिक्स देशों की GDP कुल मिलाकर $30 ट्रिलियन के आसपास है। ये पूरी दुनिया की GDP का लगभग 29% है। सबसे ज्यादा GDP वाले 5 देशों में से 2 ब्रिक्स में हैं। चीन दूसरे और भारत चौथे नंबर पर आता है। कच्चे तेल के उत्पादन में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 43% की है। ब्रिक्स के 5 शुरुआती सदस्य G20 का भी हिस्सा हैं, हालांकि उनमें से कोई G7 का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स के 2 देशों रूस और चीन के पास UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में वीटो का अधिकार है, जबकि ब्राजील और भारत स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय दुनिया में 2 बड़ी जंग चल रही है, गाजा में और यूक्रेन में। गाजा जंग में ईरान भी शामिल हो चुका है, जबकि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध शुरू किया था। ईरान और रूस दोनों ब्रिक्स में हैं। अब ये जान लेते हैं ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेता कौन है, समिट में कौन हिस्सा ले रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वो समिट के मेजबान हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 22 अक्टूबर को कजान के लिए रवाना हो रहे हैं। 21 अक्टूबर को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी घोषणा की। सुनिए। प्राइम मिनिस्टर विल बी डिपार्टिंग फॉर कजान टुमारो टू अटेंड द 16th ब्रिक्स समिट एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। The theme of this edition of the summit is strengthening multilateralism
for just global development and security. As you know, India is a founding member of BRICS and has participated in all of its activities, its initiatives and engagement since its inception. India brings great value to BRICS and its contributions have played a vital role. ये 2024 में पीएम मोदी का दूसरा रूस दौरा होगा। पहली बार वो अगस्त में गए थे। ब्राजील में लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति हैं, उनके सिर में हल्की चोट आ गई है, वो ब्रिक्स समिट के लिए नहीं जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो समिट में हिस्सा ले रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा की सरकार है, इसी साल उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वर्चस्व है, वही मुल्क के प्रधानमंत्री भी हैं, वो कजान नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद को भेजा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान 22 अक्टूबर को कजान पहुंच रहे हैं। वो मेन समिट से इतर शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रूस पहुंच चुके हैं, उन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग भी की है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद अली और 10वां देश है इजिप्ट, वहां के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रूस पहुंच गए हैं। स्थायी सदस्यों के अलावा कुछ देशों को अलग से न्योता दिया गया है। रूस ने कहा है कि 32 देशों ने न्योता स्वीकार कर लिया है। 20 से ज्यादा देशों के शीर्ष नेता खुद जा रहे हैं। समिट से इतर पुतिन कम से कम 20 नेताओं के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करने वाले हैं। इसे रूस के इतिहास में विदेश नीति का सबसे बड़ा इवेंट बताया जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इन सबके जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही थी ताकि रूस को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके, मगर इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खजान में होने वाले ब्रिक्स समिट है, जिसमें दुनिया भर के लगभग 25 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, क्या रूस ने पश्चिमी देशों के दबाव का तोड़ निकाल लिया है? ब्रिक्स समिट के जरिए पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, दो प्रश्न है इसमें। पहला है कि क्या पुतिन ने ब्रिक्स से कोई वेस्टर्न जो सैंक्शंस लगे हैं उसका काट निकाला है कि नहीं। ब्रिक्स पहले से था, इनके ऊपर सैंक्शंस लगने से पहले से था। और G7 के मेंबर रहते हुए रूस, G7 का मेंबर था रूस, जिसको G7+1 या G8 भी कहते थे 2014 तक, तो दोनों का साइमल्टेनियस मेंबर रहता था। लेकिन उस समय ब्रिक्स एक पूरी तरह से, आप यूं कहें, ग्लोबल साउथ का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह या एक मंच की तरह था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे चीन अमेरिका की दूरी बढ़ने लगी ट्रंप के आने के बाद, और रूस यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के बाद, या उसके पहले भी क्राइमिया को जब वापस यूक्रेन रूस में मिला लिया गया था, तब से ये जो है वो एक तरह से यूं कहें कि रूस, चाइना और अन्य राज्य जो हैं उनसे अलग होने लगे। तो लेकिन अभी इसका पूरा मतलब ही बदल गया। जो ब्रिक्स ओरिजिनल बना था उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थे, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, और अब 5 और नए सदस्य जुड़ने वाले हैं इस मीटिंग में। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और 24 एप्लीकेशन आई हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिक्स के नेचर को बदलने के लिए, हालांकि जो ब्रिक्स बना था वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था या एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म था, जिसके तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाए गए थे या ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जानी थी जो नॉन वेस्टर्न स्टेट्स थे, कि उनको फंड्स उपलब्ध कराया जाए, वर्ल्ड बैंक पे या आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं रहे अपने बैलेंस और पेमेंट के लिए या अन्य चीजों के लिए। लेकिन रूस और चीन ने बाद में इसका एक तरह से अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की, एक तरह से दुनिया को दिखाने में सफल रहे काफी हद तक कि वो भी एक आर्थिक संस्था बना सकते हैं। लेकिन अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके चलते ये जो लाइन है वेस्ट और नॉन वेस्ट का, या वेस्ट और रूस और चीन का है, वो और प्रोमिनेंट हो गया है। उसके चलते इसको दूसरे नजरों से भी लोग देख रहे हैं। लेकिन अब तक ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है। बातें होंगी, यहाँ चर्चाएं होंगी, क्योंकि ईरान जैसे देश हैं, रूस हैं, चीन हैं, ये सारे किसी ना किसी तरह अमेरिका के अगेंस्ट एक तरह से फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या साथ खड़े दिखते हैं नॉन अमेरिकन
स्टेट्स के साथ। तो इसलिए इसका महत्व अब उस तरह से देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं आए हैं कि ये वेस्ट को अपोज करते हैं। हाल के दिनों में G7 से ब्रिक्स की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई है। G7 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन है। उनकी जीडीपी ब्रिक्स से ज्यादा है। G7 के 3 देशों के पास वीटो का अधिकार है। वो प्रति व्यक्ति आय में आगे हैं। G7 के अधिकतर देश नेटो का भी हिस्सा हैं। नेटो साझा सुरक्षा की बात करता है, इसके बजाय ब्रिक्स में वैसी एकजुटता नहीं दिखती। कई सदस्य देशों का आपस में विवाद चल रहा है। हमने मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से पूछा, G7 से ब्रिक्स की तुलना कितनी वाजिब है? G7 को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स को क्या करने की जरूरत है? तो देखिए, पहली बात ये कि ये जो तुलना है, कंपैरेटिव तुलना करना, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये ग्रुपिंग है आफ्टर ऑल। एक तरीके की मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, काफी सारे देशों का समूह है। उधर G7 भी एडवांस्ड इकोनॉमीज का समूह है। तो तुलना तो करने लग जाते हैं, लेकिन इस तुलना का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि अगर आप ब्रिक्स का कंबाइंड जीडीपी देखते हैं तो वो तकरीबन $26 ट्रिलियन के आसपास का है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इसको जीडीपी पर कंट्री के हिसाब से अगर बांट के देखते हैं तो अकेले चाइना का जो इसमें शेयर है वो तकरीबन $17 ट्रिलियन का है। यानी कि कंबाइंड जो बाकी आते हैं, जिसमें भारत आता है, जिसमें रूस आता है, बाकी सब आते हैं, वो फिलहाल अभी 3 ट्रिलियन के नीचे है। यानी कि हमें इससे पता चलता है कि जिस हम ब्रिक्स की कंबाइंड ताकत की बात करते हैं, असल में हम ब्रिक्स की नहीं, हम ब्रिक्स में चाइना की कंबाइंड ताकत की बात, मतलब चाइना की ताकत की बात कर रहे हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि G7 ऑन द अदर हैंड एडवांस्ड इकोनॉमीज का समूह है। अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, अगर आप ध्यान से देखें उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें काफी आपको एक नजदीकी दिखेगी बनिस्बत ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग के लिए। तो देखना कैसे चाहिए, देखिए ब्रिक्स जो है वो एक RIC ट्रायंगल, एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल हुआ करता था 90s के जमाने में। 90 के दशक में इसका बड़ा महत्व था, क्योंकि अगर आप 90 के दशक में थोड़ा सा बैक ले जाते हैं जियोपॉलिटिक्स को, तो अगर वो दशक था जब आपको मालूम है कि रशिया जो था वो वीक था, अभी सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था। उधर चाइना जो है वो धीरे धीरे उभर कर आ रहा था, और इंडिया जो है वो वेस्ट जो कंबाइंड वेस्ट ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे 1998 के टेस्ट के बाद। तो ऐसे में एक उस वक्त के जियोपॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिक यानी रशिया, इंडिया, चाइना का एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनाया गया था, ये सोचकर कि एक एंटी वेस्टर्न जो हमें वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें कि हैव और हैव नॉट्स के बीच जो ये डिवीजन है, और एक तरफ ये डेवलप्ड और डेवलपिंग का जो डिवीजन है, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। ब्रिक्स के 3 देश रूस, चीन और ईरान घोषित तौर पर अमेरिका के विरोधी हैं। लंबे समय से चर्चा चल रही है कि वो एंटी यूएस फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि बाकी सदस्यों के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो दोनों धड़े के साथ दोस्ती के समर्थक हैं। इस कशमकश का ब्रिक्स के कामकाज पर कितना असर पड़ता है? क्या इसकी वजह से ब्रिक्स का असली मकसद बदल गया है? देखिए, ब्रिक्स का जो असली मकसद था वो एक मंच खड़ा करना था, आर्थिक मंच, जो मैंने कहा कि नॉन वेस्टर्न डोमिनेटेड जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उससे अपने आप को ये अलग करना चाहते थे। कभी इसमें डी डॉलराइजेशन की भी बात होती थी कि वो डॉलर में जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से जुड़ी हुई है उससे दूर करेंगे। हालांकि वो उसमें अब तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये जो मंच है, इसका जो मतलब प्रत्यक्ष तौर पे अब ये दिखने लगा है कि ये एंटी अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन या मंच बनता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अगर सदस्यता देखें तो कौन इसके सदस्य हैं? भारत भी है, इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया को इसमें मेंबरशिप मिलने वाली है, हालांकि उसने एक्सेप्ट अब तक नहीं किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जो रूस और अमेरिका के उतने ही क्लोज है जितने भारत से क्लोज है। तो ये एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि ये एंटी वेस्टर्न फॉर्मेशन होगा, जो अब तक किसी भी तरह से वो देखने को नहीं मिला है। हाँ, इसमें यह है कि वर्चस्वता इसमें हमेशा रूस और चीन की रहेगी, क्योंकि वो बड़े पावर। हालांकि भारत भी उनसे कम नहीं है, और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि ये एंटी वेस्ट बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही इस पर इसके लोग कयास लगा रहे हैं कि ये एंटी वेस्ट बन जाएगा, एंटी अमेरिकन बन जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक ऑल्टरनेटिव फिनेंशियल या इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म की तरह उभरा था, और वो उसी तरह आगे बढ़े।
भले ही ब्रिक्स को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रतीक माना जा रहा हो, मगर उसमें एक बड़ा पेंच है। ब्रिक्स के कई सदस्य आपस में उलझे हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच शिया सुन्नी का झगड़ा चलता है। इजिप्ट और इथियोपिया के बीच जंग की आशंका बढ़ रही है। इन सब के अलावा ईरान गाजा और लेबनान की जंग में इजराइल के खिलाफ खड़ा है, जबकि रूस पिछले 32 महीनों से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। क्या ब्रिक्स इन विवादों को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सकता है? एक्सपर्ट से समझते हैं। तो इन शॉर्ट ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो इन विवादों को निपटाने में कोई भूमिका नहीं निभा सकता। और इसका एक मैंने आपको बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक बड़ा ही इम्फैटिक आंसर इसलिए दिया है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो भारत और चाइना के बीच में जो अग्रेसर है वो चाइना है। कि चाइना जो है वो खुद एक अग्रेसर स्टेट है, तो दूसरे अग्रेशन में क्या भूमिका निभाएगा? आपको ये भी पता है कि जहां तक रशिया की बात है, यूक्रेन की बात है, आपको मालूम है कि चाइना ने किस तरह से वेस्ट के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है। अगर आप रशिया की खुद की बात देखते हैं तो रशिया कहता है कि उसको केवल 3 देशों पे भरोसा है, उसको चाइना पे भरोसा है, उसको भारत पे भरोसा है। लेकिन वेस्ट को किस पे भरोसा है? वेस्ट को भी तो सिर्फ भारत पे ही भरोसा है। तो कुल मिलाकर एक कॉमन डिनोमिनेटर सिर्फ भारत है। भारत ही इसमें से एक ऐसा फैक्टर है जो सच में किसी प्रकार का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ब्रिजिंग कर सकता है। लेकिन ब्रिक्स के माध्यम से कर सकता है, मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि केवल एक वही प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर आप देखें वेस्ट एशिया में जो हाल चल रहा है, जिस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म करने पर इजराइल तुला हुआ है, यूनिफिल की बात नहीं मान रहा है, इतने सारे कंडेमनेशन की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने ये कहीं समझ लिया है कि ये जो 3 प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास, जब तक इनको वीकन नहीं करेंगे, इनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक ईरान के हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। और पूरा का पूरा वेस्ट एशिया जो है इससे इस वक्त गुजर रहा है। ऐसे में आप कैसा समझ सकते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो करेगा? सिमिलरली अभी आपको पता है कि चाइना जो है वो रशिया को किस तरीके से, जिस तरह से पुश टुगेदर विद चाइना हो गया है रशिया। अगर आप देखें किस तरह से उनके रिसेंटली चाइनीज कोस्ट गार्ड जो है वो जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं रशियन कोस्ट गार्ड के साथ, कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे चाइना लगातार रशिया को अपने साथ रखने की कोशिश करता है। और रशिया की मजबूरी इस वक्त ये हो गई है कि वो एक यूक्रेन में जो 32 महीने से ये वॉर चली आ रही है, जो काफी हद तक एक सेंसलेस वॉर है, मैं इसके बारे में बहुत एनालिसिस कर चुकी हूँ कि काफी हद तक ये सेंसलेस वॉर है। और इतने लंबे वॉर चलने की वजह से रशिया इज गेटिंग पुश्ड विद चाइना। और इससे रशिया को जियोपॉलिटिकल फायदा क्या है ये तो हमें समय ही बताएगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल डिफीट ये है कि वो चाइना जैसे कंट्री का जूनियर पार्टनर बन रहा है। पूरी दुनिया में उसका एक जियोपॉलिटिकल जो ट्रैक्शन हुआ करता था वो कम हो रहा है, बाल्टिक यूरोप में ही कम हो रहा है। उसके अलावा देखिए नॉर्थ कोरिया जैसा देश जो है वो अभी आप सुनते हैं कि किस तरह की उनकी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि आज के जो दौर की लड़ाइयां हैं वो केवल अपने थिएटर्स में सीमित नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट थिएटर्स है वो इंटरलिंक्ड है। और इसका मतलब यह है कि उसके जो चैलेंजेस वहां से निकल कर आते हैं वो उतने ही टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऐसा मेरी एनालिसिस के अनुसार मुझे ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। इस समय भारत और कनाडा के बीच बड़ा विवाद चल रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देश उलझे हुए हैं। पूरा मामला हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। खैर, अक्टूबर 2024 में कनाडा ने कहा कि भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और कुछ अन्य डिप्लोमेट्स एक मामले में संदिग्ध हैं। यह केस निज्जर की हत्या से जुड़ा था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। फिर कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर और 5 अन्य डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। पश्चिमी देशों ने इस मामले में कनाडा का साथ दिया है। क्या ब्रिक्स समिट में भारत कनाडा विवाद का असर दिख सकता है? इस समिट में भारत का एजेंडा क्या होगा? अब देखिए, जहां तक कनाडा की बात है, भारत ने इस बात का बिल्कुल दो टूक जवाब दिया है कि ये जो ट्रूडो की एक तरह से मैं कहूंगी कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो फॉरेन पॉलिसी है उसके में कितना दम है, इस बात को अलग अलग मंचों से अलग अलग, खुद कनाडा के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को कई बार बोला है कि जो भी उनका तरीका है लांछन लगाने का और एलिगेशन लगाने का, इससे सिर्फ एक बात यही तय होती है कि ट्रूडो साहब जो थे वो झूठ बोल रहे थे। ये अलग बात है कि भारत को भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और भारत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, यही बाकी भी और राष्ट्रों ने भारत से कहा है। लेकिन जहां तक स्नब करने की बात है वहां पूरी तरह स्नब कर दिया गया है। जहां तक यूएस की बात है, आप देख रहे हैं कि यूएस और भारत ने, चूंकि यूएस ने एक डिप्लोमेटिक डिग्निटी के साथ हमसे बात करी तो हमने भी डिप्लोमेटिक डिग्निटी के साथ उसका उत्तर दिया। कनाडा ने उस डिप्लोमेटिक डिग्निटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया तो हमने भी उन्हें स्नब किया। लेकिन एंड ऑफ द डे हमको ये समझना जरूरी है कि इन डिप्लोमेटिक स्पैट्स के आगे भी फॉरेन पॉलिसी है और कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है। जहां तक कनाडा की बात है, मेरे हिसाब से इसके बाद जब चुनाव होगा जो होने वाला है उसमें ट्रूडो जरूर हारेंगे। कनेडियंस खुद उनसे काफी परेशान हो चुके हैं।
चुके हैं। लेकिन और भारत इस समय जो ब्रिक्स समिट में जा रहा है उसका कोई फंडामेंटल लेवल पे वो कुछ और नहीं है। फंडामेंटल लेवल पे तो सबको पता है कि भारत जो है वो मल्टी अलाइंड है, लेकिन ऐसे समय पर जब ये होता है तो जरूर उसका फर्क पड़ता है। और ऐसे समय पर होना कहीं ना कहीं भारत के मल्टी अलाइनमेंट को और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो आर्ग्यूमेंट है उसको और बलवती कहीं ना कहीं उससे करता है कि भारत जो है वो किसी भी कैंप में और उसके प्रेशर में आने के लिए नहीं है। तो भारत के अपने इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि भारत की आज सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्चुअली यूएसए के साथ है। अगर आप देखते हैं कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर चीज का इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट हर चीज के लिहाज से, लेकिन हिस्टोरिकल पार्टनर रशिया है और रशिया के साथ जो हमारा ऑयल ट्रेड है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी भारत के जो मल्टी अलाइनमेंट के प्रति कमिटमेंट है उसका एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि रिफ्लेक्शन है। ब्रिक्स 2009 में बना, इस साल 16वीं लीडर समिट हो रही है। ब्रिक्स की अब तक की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उसके सामने आगे की चुनौतियां क्या हैं? ब्रिक्स का ने जो सबसे बड़ी चीज हासिल की है कि इन्होंने, जब तक चीन भारत के मतभेद उतने मुखर नहीं थे, जब तक रूस अमेरिका के मतभेद उतने मुखर नहीं थे, तब तक इन्होंने बहुत चीजों में अपनी ये कहें डोमिनेंस हासिल किए। पहली चीज, इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जिसमें $100 बिलियन का इन्होंने एक फंड बनाया, जिसमें ये ब्रिक्स के या जो नॉन ब्रिक्स मेंबर हैं उनको भी पैसे दिए, जैसे बांग्लादेश को भी इससे पैसे मिले हैं कि ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सके। लेकिन जो जितना इसको मुखर होना चाहिए था या जितना प्रोमिनेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, खासकर कोविड और कोविड के बाद चीन और जो नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं और वेस्टर्न पावर्स हैं और चीन में जो तल्खी बढ़ी, उसके चलते इसको थोड़ा सा धक्का लगा। फिर रूस यूक्रेन युद्ध आ गया और अब जो वेस्ट एशिया में जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसमें अब ईरान भी इसका मेंबर हो गया है। लेकिन इसके अचीवमेंट्स कई सारे रहे हैं। एक तो है कि वेस्टर्न डिपेंडेंस कम हो गया है। जैसे भारत जैसे देश को अगर आप देखें तो ये अब तक एटलीस्ट डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए अमेरिका पे या वेस्ट पे उतना डिपेंडेंट नहीं था, अभी भी रूस पर है। लेकिन धीरे धीरे भारत अपना डिपेंडेंस रूस से खत्म कर रहा है, यानी भारत जो है वो दोनों के पक्ष में आ रहे हैं या एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग चल रही है दोनों के बीच में। दूसरा, चीन अभी तक रूस के साथ स्ट्रैटेजिकली खड़ा दिखता है, लेकिन या डिप्लोमेटिकली खड़ा दिखता है, लेकिन अभी तक उन्होंने सैंक्शंस रूस के अगेंस्ट ज्वाइन नहीं किया या सॉरी उसको वायलेट नहीं किया। तो आप उस तरह से भी अगर देखेंगे तो जो एंटी वेस्टर्न जो इसका नैरेटिव था वो अभी तक उतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ। और मुझे लग भी नहीं रहा कि इस समिट में भी, जैसे इथियोपिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ये जो नए राज्य इसके सदस्य बने हैं वो भी इसको एंटी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। ब्रिक्स समिट से जुड़े बाकी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।